नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर एक बहुत खूबसूरत सी लड़की अपने प्राइवेट जेट पर बैठती है, अपने कुछ स्टाफ और कुछ प्राइवेट बॉडीगार्ड्स के साथ। देखने में वह लड़की किसी इंटरनेशनल मॉडल से कम नहीं थी। प्यारी सी शक्ल, एकदम गोरा रंग और एकदम घने बाल। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी थीं और चेहरा छोटा सा, और उसके होंठ एकदम गुलाबी जैसे गुलाब की पंखुड़ियों, और चेहरे पर जलता हुआ एकदम गहरा तेज। उसकी कुछ बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही हैं। वह अपनी छोटी और पतली उंगलियों से उन्हें अपने कान के पीछे करती है। उसके पहने हुए वेस्टर्न कपड़े उसे और अधिक आकर्षक लगाते हैं। चेहरे पर इतना तेज कि कोई इंसान उसे देख ले तो उसके सामने अपना सिर झुका ले। हालांकि दिखने से उसकी उम्र कम थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व उसकी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। वह लड़की देखने में सिर्फ 23 साल की थी, लेकिन उसकी नॉलेज, उसकी कामयाबी और उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। उसे बात करने वाला हर शख्स यही कहता है, उस लड़की की उम्र 35 साल तो होगी ही, क्योंकि वह बहुत ज्यादा मैच्योर थी। वह लड़की 7 साल के बाद अपने घर वापस लौट रही थी, जहां पर उसका एक बदला उसका इंतजार कर रहा था। वह फ्लाइट में बैठती है और अंदर जाकर अपने हाथ में एक वाइन का ग्लास लेकर अपनी कुर्सी को पीछे टीकती है, और वह मन ही मन कुछ सोचती है कि आज से 7 साल पहले ऐसे ही किसी फ्लाइट में वह बैठी थी और अपने सपनों के मकसद को पाने के लिए निकली थी। मैं वापस आ रही हूं मां, आपका बदला लेने के लिए और किसी का कर्ज चुकाने के लिए। उसके बाद वह अपनी पुरानी यादों में चली जाती है। फ्लैशबैक। कुछ गुंडे एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं। उस लड़की की उम्र तकरीबन 30 साल है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि वह 40 साल की औरत हो। ज्यादा मेंटल टॉर्चर और प्रेशर की वजह से उसकी यह हालत हुई है। जो लड़की आगे भाग रही है उसका नाम है अनाया कपूर, और कुछ गुंडे जो उसके पीछे लगे हुए हैं वह भेजे गए थे उसकी सौतेली बहन जानवी कपूर और अनाया के पति विशाल मेहता ने। अनाया को आज ही पता चला है कि पहले से ही जानवी और विशाल उसे धोखा दे रहे थे। वह लोग पहले से ही रिलेशनशिप में थे, और यह सब कुछ हुआ था उसकी मां की लिखी हुई विल की वजह से। इसीलिए विशाल कई सालों से उसका पति बनकर उसके साथ रहने का नाटक कर रहा था, और आज विशाल ने धोखे से अनाया से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिए थे, जिसमें यह लिखा गया था कि अगर अनाया को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके पति विशाल को मिल जाएगी। इसीलिए अनाया की बहन जानवी कपूर ने आज ही अनाया को मारने की साजिश रची थी। अनाया मन ही मन अफसोस कर रही थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इन धोखेबाजों के बीच गुजार दी। तभी उसके पीछे भागता हुआ एक गुंडा अनाया को पकड़ लेता है। वह लोग अनाया को पकड़ के एक कार के पास ले जाते हैं। अनाया देखती है वहां पर पहले से ही उसकी सौतेली बहन जानवी और उसका पति विशाल बाहों में बाहें डाल के खड़े हैं। जानवी अनाया को ताने मारते हुए कहती है, तुम भी अपनी मां की तरह ही बेवकूफ निकली। यह सुनकर अनाया चौंक जाती है, और ऐसी हालत में भी जानवी से पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? जानवी अनाया का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हारी मां को मेरी मां ने मारा था। यह सुनकर अनाया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर जानवी अनाया को और जलाते हुए कहती है, तुम जानती हो कि तुम्हारी मां को मारने में मेरी मां का साथ किसने दिया? तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। यह सुनकर अनाया और ज्यादा टूट जाती है और जानवी से पूछती है, मुझे बताओ इन सब में कौन कौन शामिल था? तभी जानवी उसके नजदीक जाती है और उसकी गर्दन पर एक इंजेक्शन घुसा देती है, और अनाया के नजदीक जाकर उसके कान के पास जाकर बोलती है, तुम यह बिना जाने ही मर जाओगी कि इन सब के पीछे कौन है। फिर वह एक खतरनाक स्माइल देती है और जाकर विशाल का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। विशाल अपनी आदमियों से कहता है, जाओ इसे कार में बिठा दो, और कार का एक्सीडेंट कर देता है। इतना कहकर वह जानवी के हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। कुछ वक्त के बाद टिया की आंखें खुलती हैं। वह देखती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो चुका है, और वह लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकलती है। वह पास से गुजरती एक कार से टकरा जाती है।
उस कार में से एक ड्राइवर निकलता है और उसके पीछे पीछे एक बहुत हैंडसम और यंग लड़का बाहर निकलता है। देखने में उस लड़के की उम्र तकरीबन 22 से 23 साल लग रही थी। अनाया लड़खड़ाने को हुई तो उस लड़के ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। वह लड़का उसके गाल पर हाथ ठपठपाते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? और तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ? अब भी अनाया कुछ बोलने ही वाली थी, तब तक वह बेहोश हो जाती है। वह लड़का अनाया को अस्पताल लेकर चला जाता है। अनाया के सिर पर काफी चोट लगी थी। वह लड़का अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके सिर पर रख देता है। अनाया को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद वह लड़का वहां से चला जाता है और अनाया तकरीबन 2 दिनों तक बेहोश रहती है। जब अनाया की आंखें खुलती हैं, उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। वह बिस्तर से उठने को होती है कि तभी वहां पर एक डॉक्टर आता है। अभी अनाया कुछ पूछने ही वाली थी कि वह डॉक्टर तुरंत अनाया के पास आकर उससे पूछता है, अब कैसी हो बेटा? तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? यह सुनकर अनाया चौंक जाती है, क्योंकि वह खुद भी 30 से 32 साल की थी। उस डॉक्टर की उम्र भी तकरीबन 40 साल लग रही थी। अनाया मन ही मन सोचती है, तो वह डॉक्टर उसे बेटा कहकर क्यों बुला रहा है? यही सोचते सोचते अनाया के सिर में दर्द होने लगता है। वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। उसके बाद डॉक्टर उसे चेक करने लगता है और अनाया से कहता है, तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें अभी भी बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर अनाया की चेकअप करके वहां से जाता है। उसे जाते देख अनाया एक लंबी आह भरती है। वह खड़ी होकर वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी डॉक्टर कमरे के दरवाजे पर खड़ा डॉक्टर अनाया से कहता है, बेटा, तुम्हारा सही से इलाज हो जाए, उसके बाद तुम्हें जहां जाना है वहां जाना। अनाया को यह सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी अनाया सिर हिलाकर कहती है, ठीक है डॉक्टर। अनाया का चेकअप करके डॉक्टर वहां से चला जाता है। अनाया फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है, इन सभी अजीब फीलिंग से दूर भागने के लिए। वह अपना चेहरा पानी से धोती है और फिर आईने में खुद को देखती है। खुद को आईने में देखते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वह इतनी हैरान होती है कि वह लड़खड़ाकर तकरीबन पीछे गिरने को ही हुई थी। उसी पर खुद को गिरने से बचने के लिए अनाया वॉशरूम के प्लेटफॉर्म को पकड़कर खुद को गिरने से बचा लेती है। वह मन ही मन सोचती है कि यह कैसे हो सकता है, मैं इतनी यंग क्यों नजर आ रही हूं। तभी उसे कुछ याद आता है कि किसने उसे बचाया था। जिसने उसको बचाया था, अनाया को उसका चेहरा साफ साफ याद आता है। अनाया इन सब से परेशान होकर अपना सिम मसलने लगती है। वह कुछ सोच रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अनाया को अगर इस वक्त कोई देखता तो वह यही समझता कि अनाया एक ऐसा हिरण का बच्चा है जो जंगल से बाहर आकर शहर में भटक गया है। जब अनाया आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी, तभी उसे याद आता है कि उसने बाहर जो तारीख देखी थी वह तकरीबन आज से 8-9 साल पहले की ही तारीख थी। वह तुरंत भागकर बाहर आती है और उसके बेड के पास रखा हुआ कैलेंडर हाथ में पकड़कर देखने लगती है। अनाया देखती है कि वह सही थी, इसमें 8-9 साल पहले की ही तारीख है। वह अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालती है। तभी उसे कुछ याद आता है कि जब वह 16 साल की थी तब उसका एक्सीडेंट हुआ था, और तब भी उसका एक्सीडेंट कार से ही हुआ था। तब उसकी किसी ने जान बचाई थी, लेकिन वह उस वक्त जान नहीं पाई थी कि किसने उसकी जान बचाई थी। अनाया कुछ सोचने के बाद समझ जाती है कि वह वक्त में पीछे जा चुकी है। इसका मतलब है उसका रिबोर्न हुआ है। अनाया वापस कैलेंडर वहीं पर रखकर दौड़ के वॉशरूम में जाती है और खुद को आईने में निहारने लगती है। आईने में अपने एक्स को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और खुद से कहती है, मम, मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी। इन सब के पीछे जो कोई भी है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी मैं इतनी कैपेबल नहीं हूं कि मैं उन लोगों का मुकाबला कर सकूं। तभी उसकी मां की डायरी के बारे में याद आता है, जो उसे मारने के वक्त जानवी ने उसे बताया था। वह मन ही मन डिसाइड करती है कि वह कुछ ना कुछ करके उस डायरी तक पहुंच जाएगी। तभी वह कुछ सोचती है और मन ही मन डिसाइड करती है कि मुझे उस इंसान को भी शुक्रिया कहना होगा जिसने मेरी जान बचाई है। कुछ देर सोचने के बाद उसे वह चेहरा जाना पहचाना लगता है।
उसके पिछले जन्म की यादों में उसे याद आता है कि वह तो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है जो अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन उसकी जिंदगी भी एक्ट्रेस ही बर्बाद करेगी। अनाया वापस जिंदगी पाकर क्या अपनी मां का बदला ले पाएगी? और क्या अनाया उस अनजान शख्स की कोई मदद करेगी, या फिर इस जन्म में भी अनाया अपनी बहन जानवी से हार जाएगी? अनाया अभी भी वॉशरूम में खड़े खड़े यही सब कुछ सोच रही थी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। अनाया बाहर आकर देखती है तो बाहर विशाल मेहता हाथ में कुछ फ्रूट्स और कुछ और एपेटाइजर लेकर खड़ा था। उसे देखते ही अनाया का खून खोल जाता है, क्योंकि वह जानती थी कि विशाल ने कभी उससे प्यार नहीं किया और पिछले जन्म में उसने उससे बहुत ज्यादा प्यार किया था। वह पहले से ही सिर्फ पैसों के लिए ही उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था और वह शुरुआत से ही उसकी बहन जानवी से डेट कर रहा था। उन दोनों ने मिलकर अनाया को धोखा दिया था, यहां तक कि उन लोगों की वजह से अनाया की मां की भी मौत हुई थी। तभी अनाया के पास जाते हुए विशाल उसे कहता है, तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? यह सुनते ही टिया के दिल में एक टीस सी उठती है, क्योंकि उसे पिछले जन्म में ही पता चल चुका था कि यह सब कुछ किया धरा इन्हीं लोगों का है। लेकिन इतने सालों के अनुभव के बाद अब अनाया को अपने चेहरे के भाव छुपाने बखूबी आ चुके थे। अनाया कुछ सोचती है और फिर डिसाइड करती है कि वह पिछले जन्म की तरह ही बेबस होने की एक्टिंग अभी शुरू ही रखेगी। पिछले जन्म में विशाल ने इसी वक्त का फायदा उठाया था और वह अनाया के नजदीक आया था और अनाया भी उस पर यकीन करने लगी थी। इसीलिए रोते हुए विशाल के पास जाती है और उसे गले लगाकर रोते रोते कहती है, विशाल, तुम जानते हो मैं बहुत डर गई थी। फिर वह रोते रोते अपने आंसू पोंछते हुए एकदम कर्कश आवाज में विशाल से कहती है, तुम जानते हो मैं जब उठी तब यहां पर कोई भी नहीं था। मैं कितनी डर गई थी। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। अभी वह इतना ही बोली थी कि पीछे से उसकी सौतेली बहन जानवी आती है उनके डेट के साथ। अनाया को विशाल के करीब देखकर जानवी के दिल में दर्द सा उठता है। फिर भी वो एक नकली मुस्कान के साथ अनाया के पास आते हुए कहती है, दीदी आप ठीक तो हो? आप कुछ हुआ तो नहीं? तभी अनाया के पापा आते हुए कहते हैं, बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हमें हॉस्पिटल से फोन आया तब पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है। तुम जानते हैं हम 2 दिनों से कितने परेशान हैं और तुम्हें ढूंढ रहे थे। इस जन्म में अनाया के पास एक खास खासियत थी, वह किसी के भी दिमाग में चल रही बात को जान सकती थी। ऐसा कह सकते थे वह किसी का भी दिमाग पढ़ सकती थी। वह अपनी बहन जानवी और अपने पापा का दिमाग पढ़ चुकी थी। हालांकि उसकी बहन जानवी के दिल में उसके लिए कोई ज्यादा अच्छी फीलिंग्स नहीं थी। वह तो उसे नफरत ही करती थी और वह बात अनाया भी जानती थी। लेकिन उसके पापा के दिमाग पढ़ते ही अनाया के दिल में दर्द सा उठा, क्योंकि उसके पापा के दिमाग में भी यही चल रहा था कि यह अभी तक जिंदा है। यह देखते ही अनाया टूट के बिखर गई। अनाया को इतना बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था भले ही इस दुनिया में कोई भी उसका अपना ना हो, लेकिन उसके पापा तो अभी भी उसके अपने ही थे। 2 जन्म लेने के बाद आज अनाया को यह भी पता चल गया कि उसके पापा भी उसके अपने नहीं थे। वह समझ गई कि उसके पापा भी इन सब में शामिल हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जब वह उन्हीं की बेटी है तो फिर वह उसे मारना क्यों चाहते थे। अनाया समझ गई थी कि कई ऐसे राज भी हैं जो अभी तक उसे नहीं पता है, इसीलिए वह कुछ ज्यादा बोलती नहीं है और ऐसे ही एक्टिंग करती है जैसे अभी भी वह उन लोगों पर बहुत ट्रस्ट करती है। थोड़ी ही देर में अनाया सिर पकड़कर बैठ जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। अनाया के पापा तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर थोड़े चेक के बाद अनाया के पापा से कहता है, यह बिल्कुल ठीक है, शायद एक्सीडेंट के सदमे से यह बेहोश हो चुकी है। अच्छा होगा ये थोड़ी देर आराम करें तो अपने आप ठीक हो जाएगी, या फिर इन्हें कुछ वक्त के लिए ये से दूर भेज दीजिए, तो यह सब कुछ भूलने में इन्हें आसानी होगी। अनाया आंखें बंद करके दिया सब कुछ सुन रही थी। वह जानती थी कि उन लोगों में से कोई भी रात को उसके पास नहीं रुकने वाला।
इसीलिए वह अपनी मॉम के पुराने घर में जाकर डायरी को ढूंढना चाहती थी, जिसमें उसकी मॉम ने अपनी जिंदगी के सारे राज लिखे हुए थे। अनाया इस जन्म में कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी, जो गलतियां उसने अपने पिछले जन्म में की थी। अनाया को अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से याद था, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी ममेरी बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसे सारी चीजें बखूबी याद थी। ऐसा कहना गलत नहीं था कि अनाया की मेमोरी फोटोकॉपी मेमोरी थी। जो आम लोग जिस चीज को करने में घंटों बिता देते थे, वह सभी चीजें अनाया कुछ ही वक्त में याद कर लेती थीं। और ऊपर से इस जन्म में तो उसके पास एक और खासियत थी कि वह किसी का भी दिमाग पढ़ सकती थी। बस उसकी आंखें उससे मिलने की देरी है। जैसे ही रात हुई और अनाया को ऐसा लगा कि बाहर सभी लोग सो चुके होंगे, वह खिड़की के पास पहुंचती है और इधर उधर देखती है। वह अपने वार्ड का दरवाजा अंदर से बंद करके खिड़की के पास से अपने पास वाले कमरे में जाती है और वहां से किसी के पड़े हुए काले कपड़े और हुड्डी पहनकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। अनाया वहां से सीधे ही अपनी मॉम के पुराने घर पर चली जाती है। उसकी मॉम के पुराने घर पर वह जाकर इधर उधर देखती है तो वहां सभी उसकी मॉम की चीजें ही रखी हुई थीं। अनाया को यह घर बखूबी याद था। उसे इस घर की छोटी से छोटी चीजें याद थीं, क्योंकि वह पिछले जन्म में भी तकरीबन हर महीने यहां पर एक बार जरूर आती थी। तभी अनाया कुछ याद करती है और सोचती है कि इस घर की हर चीज को तो वह पहले ही देख चुकी है, सिवाय उस तस्वीर के जो उसके मोम के कमरे में लगाई गई है, क्योंकि वह उस तस्वीर के पास जाकर हमेशा रो पड़ती थी। उसे उस तस्वीर में हमेशा अपनी मां नजर आती थी, क्योंकि वो आखिरी तस्वीर थी उसकी और उसकी मॉम की जब वो दोनों साथ थीं। वह तुरंत उसकी मॉम के कमरे में जाती है और उस तस्वीर को गौर से देखने लगती है। वह तस्वीर तकरीबन एक दरवाजे जितनी बड़ी थी। अनाया वहां जाकर उस तस्वीर को हटाने की कोशिश करती है। वो एक दो कोशिश में तस्वीर को हटा नहीं पाती, लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उस तस्वीर को हटा देती है। अनाया देखती है कि वहां पर एक खुफिया दरवाजा था जो पास वाले कमरे से जुड़ा हुआ था, और जैसे ही अनाया अंदर जाती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि वहां पर मेडिकल की कई ऐसी रिसर्च रखी हुई थी जिसके बारे में दुनिया को अब तक पता भी नहीं था। अनाया समझ जाती है कि वह भी उसके मोम की तरह ही एक मेडिकल जीनियस है। अनाया को पिछले जन्म की सारी मेडिकल नॉलेज पहले से पता थी, यहां तक कि उस जन्म की केमिकल और मेडिसिन नॉलेज भी अनाया के पास अभी भी बरकरार थी। इसी वजह से वहां रखी हर किताब और हर मेडिसिन फार्मूला और रिसर्च पेपर को बहुत अच्छे से पहचान लेती है। वह समझ जाती है कि उसकी मॉम ने यह घर उसके लिए क्यों रखा था, यहां तक कि यहां पर आने के लिए भी अनाया की फिंगरप्रिंट्स और अनाया की वॉइस पासवर्ड की जरूरत थी, और उसकी मॉम यहां पर उसे सिर्फ अकेले ही लाती थी। इस घर के बारे में आज तक उसके पापा तक को नहीं पता था। तभी उसे पिछले जन्म की कुछ बातें याद आती हैं कि वह एक बार उसके पति विशाल को यहां लाई थी और तकरीबन उसके 1 महीने के बाद ही उन लोगों ने उसे मार डाला था। अनाया समझ जाती है कि उन लोगों के हाथ मोम की यह सारी खोज लग गई होगी, इसीलिए उन लोगों ने उसे मार डाला, और वह लोग उसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि किस दिन उसके हाथ मोम की सारी रिसर्च लगे। कुछ देर में अनाया वह भी समझ आ गया कि उसकी मॉम की मौत इन्हीं सब की वजह से हुई थी। अनाया को लेकिन यह नहीं पता चला कि इन सब का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि उसकी मॉम की इतनी खुफिया जानकारी विशाल और इसकी सौतेली बहन जानवी को नहीं हो सकती थी। इसका मतलब इन सब के पीछे कोई और ही है, जिस पर मोम बहुत ज्यादा यकीन करती थी, और उसी ने मॉम को धोखा दिया। अनाया डिसाइड करती है कि वह यहां पर कभी किसी को भी नहीं आने देगी, और वह इतनी पावरफुल बनेगी कि जिसने भी उसकी मॉम को मारा होगा वह उसे ढूंढकर मार सके। अनाया आसपास देखती है तो वहां पर उसकी और उसकी मॉम की काफी सारी तस्वीरें लगी हुई थीं, और वहीं पास पड़े कंप्यूटर में उसकी मॉम की एक वीडियो क्लिप भी थी। अनाया उसे वीडियो को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खोल नहीं पाती। उस क्लिप पर एक पासवर्ड लगा हुआ था। अनाया सोचती है कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसी कंप्यूटर से आती है।
पहले तो अनाया चौंक जाती है। तभी वो आवाज उसे पूछती है, क्या आपका नाम मिस अनाया है? अनाया खुद को संभालती है और कहती है, हाँ, मैं ही अनाया हूं। तभी अनाया को एक आवाज सुनाई देती है, वॉइस कमांड कन्फर्म्ड। वो कंप्यूटर उसे कहता है, हेलो मिस अनाया, मैं आपकी मॉम का पर्सनल सेक्रेटरी था। आपकी मॉम ने कहा था, जब वक्त आएगा तो आप मुझे ढूंढ लेगी। क्या आप अपना हाथ पास की रखी हुई मशीन में रख सकती हो, ताकि मैं आपका ब्लड चेक करके पता कर सकूं कि आप ही मेरे मास्टर मिस गीता कपूर की बेटी ही। क्या आप अपने पापा के दिए गए धोखे से अनाया बाहर निकल पाएगी? क्या अनाया उस मशीन का कहा हुआ हर बात मानेगी? और कौन सी चीज छुपी हुई है उस मशीन के अंदर? हालांकि यह सब कुछ देखकर आना या काफी डर चुकी थी, लेकिन वह फिर भी उस कंप्यूटर के कहे अनुसार पास रखी हुई एक अजीब सी मशीन में अपना हाथ रख देती है। जैसे ही अनाया अपना हाथ उस मशीन में रखती है, वह मशीन उसका हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी देर तो अनाया डर जाती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ पर कुछ हो रहा है। कुछ ही वक्त में उसके हाथ में तेज दर्द होता है और थोड़ी ही देर में वह मशीन वापस खुल जाती है। फिर से उस मशीन में से एक आवाज आती है जो अनाया से कहती है, हेलो मैडम, सेकंड ब्लड कन्फर्मेशन टेस्ट इज कंफर्म्ड। आप ही अनाया कपूर है। अनाया जब उस मशीन से अपना हाथ वापस खींच दी है तो उसके हाथ पर एक अजीब सा गजट लगा हुआ था दिखने में। तो वह एक आम सी घड़ी, वॉच जैसा ही लग रहा था। तो अनाया उसे अपने दूसरे हाथ से छू लिया। वह गैजेट एक्टिवेटेड हो गया और अनाया से पूछता है, पासवर्ड प्लीज। अनाया का उसका पासवर्ड नहीं पता था, तो वह मन ही मन सोचती है कि मॉम ने इसका पासवर्ड क्या रखा होगा। तभी वह बोलती है, मुझे पासवर्ड नहीं पता है। फिर से उसके हाथ पर लगी हुई घड़ी से एक आवाज आती है, पासवर्ड इज कंफर्म्ड। यह सुनते ही अनाया चौंक जाती है और कहती है, क्या यही पासवर्ड था? हेलो मैम, मेरा नाम है स्विंग रोबोट I10X2, जिसका इस्तेमाल लोग एक सेक्रेटरी की तरह कर सकते हैं। मैं दुनिया का सबसे एडवांस रोबो मॉडल हूं। भले ही मेरे पास अपनी फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन मैं दुनिया की हर जानकारी आपको दे सकता हूं। आप ऐसा सोच सकती हैं कि मैं दुनिया का सबसे स्मार्ट ब्रेन हूं। मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, मैं किसी भी चीज को हैक कर सकता हूं और मैं किसी भी कंप्यूटर में घुस सकता हूं। मुझे आपके लिए ही रखा गया था। मेरे जैसे रोबोट दुनिया में सिर्फ 10 है। आज से मैं आपका पर्सनल सेक्रेटरी हूं। आप जो चाहे वह मुझे उस नाम से बुला सकते हैं। यह सुनकर अनाया का तो हाल बेहाल हो जाता है। वह सोचती है, उसकी मां उसके लिए क्या छोड़कर गई है, उसे कितना प्यार करती है। नहीं चाहती थी यह सारी चीजें किसी और के हाथ लगे, इसीलिए इन सब में इतने सारे पासवर्ड सिक्योरिटी लगाया गया है। अनाया खुशी से मुस्कुराती है और कहती है, आज से मैं तुम्हें रेम रेम कहकर बुलाऊंगी। यह सब कुछ करने के बाद अनाया उस क्लिप को देखने जाती है। वो उस क्लिप पर क्लिक करती है तो वह क्लिप शुरू हो जाती है। सामने से उसकी मॉम की आवाज आती है। उसकी मॉम कहती है, मेरी गुड़िया अनाया, अगर यह वीडियो क्लिप शुरू है तो उसका मतलब है मैं जिंदा नहीं हूं और इस क्लिप को सिर्फ मेरी बेटी ही खोज सकती है। यानी कि तुम मुझे देख रही हो तो तुम अनाया ही हो। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मैंने एक ऐसे शख्स पर यकीन किया जिस पर मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था। मेरी बच्ची, अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंसान चाहे अमीर हो या गरीब हो, लेकिन उसी इंसान का साथ देना जो भरोसे के काबिल हो। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं, मेरी बातें ज्ञान से सुनना। तुम एक खास बच्ची हो क्योंकि तुम्हारी मां एक डॉक्टर के साथ एक केमिकल रिसर्च भी थी और मैंने एक खास तरह का फॉर्म्यूला बनाया है जिसको मैंने तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्लड म्यूटेड हो चुका है और अब तुम एक सुपर इंटेलिजेंट इंसान बनोगी। अगर तुम्हारी सही से परवरिश होगी तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें हरा पाए। एक बात का खास ख्याल रखना, मैं चाहती हूं जब तक तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के काबिल ना बन जाओ, तब तक कभी किसी से मत बताना कि तुम्हें कितनी चीजें आती हैं और तुम्हारे पास कितने पावर से। ध्यान रखना, कभी किसी पर यकीन मत करना। तुम्हारे इतने इंटेलिजेंट होने की एक वजह तुम्हारे पापा भी हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पापा तो एक आम इंसान है,
लेकिन यह सब कुछ तुम्हारे लिए सब कुछ समझना काफी मुश्किल होगा। तुम अभी सिर्फ 16 साल की हो और तुम्हारे हाथ में जो रोबोट है वो तुम्हें हर चीज में गाइड करेगा। मेरे साथ क्या हुआ और मेरे बारे में और जानने के लिए खुद को साबित करना होगा। जिस दिन तुम उस सभी चैलेंज में पास हो जाओगी उस दिन वो रोबोट तुम्हें एक और वीडियो देगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुद को स्ट्रांग रखना, दिमाग और फिजिकली दोनों तरह से। उसके बाद वो वीडियो बंद हो जाता है। अनाया बहुत ज्यादा रोटी है और वो कहती है, मोम मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। उतना बोल के वो रेम को एक्टिवेट करती है और उसे पूछती है, रेम क्या यहां पर रखी हुई मोम की सारी रिसर्च फाइल तुम्हारे पास पहले से मौजूद है? रेम कहता है, यस मेम मौजूद है। मेम ने पहले ही मुझमें सारे डेटा रिस्टोर कर दिया था क्योंकि उनको डर था कि कहीं उसके दुश्मन इस जगह को बार बार ना कर दें। अनाया फिर रेम से पूछती है, क्या तुम्हारे पास मोम का दूसरा वीडियो रखा हवा है? रेम कहता है, नहीं मैम, मेरे पास ऐसी कोई वीडियो फाइल नहीं पड़ी है, लेकिन हाँ मेरे पास एक करप्ट कोडेड फाइल पड़ी है जो एक खास तरह है वेब सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट है। यह सुनते ही अनाया कहती है, क्या तुम उसे हैक कर सकते हो? रेम कहता है, नहीं मैम, उस फाइल को कोई भी हैक नहीं कर सकता जब तक वो ऑटोमेटिकली ओपन ना हो जाए, और इस फाइल को आपके नाम से कोडेड किया है और आपके लिए कुछ खास टारगेट रखे हुए हैं। जब तक आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे तब तक ये फाइल नहीं खुलेंगे। टिया मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है उसकी मॉम उसे कितने अच्छे से पहचानती थी। वैसे अनाया यह भी जानती थी कि उसकी मॉम बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी बिना तैयारी के लोगों की नजरों में आ जाए और मारी जाए। फिर अनाया वहां से चली जाती है और वह सब कुछ वापस ऐसा ही कर देती है जैसा पहले था। टिया वहां से तुरंत वापस हॉस्पिटल आ जाती है। वो उसी कमरे में सबसे छुपते हुए जाती है और वापस हॉस्पिटल के कपड़े पहनकर खिड़की से अपने कमरे में आ जाती है और कमरे के दरवाजे की लॉक खोल के वापस बिस्तर पर सो जाती है। सुबह उन अनाया को चेक करने को उसके सौतेली बहन और धोखेबाज पति विशाल आते हैं और उसके साथ डॉक्टर भी आते हैं। डॉक्टर अनाया का चेकअप करते हैं और फिर उसे कुछ दवाइयां निकाल कर देते हैं। अनाया उस दवाई की स्मेल से ही पहचान जाती है कि यह दवाई नहीं है। यह दवाई उसे ठीक नहीं बल्कि और ज्यादा बीमार कर देगी। और पिछले जन्म में ऐसा हुआ भी था कि इस एक्सीडेंट के बाद वह बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। इसी की वजह से वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर नहीं पाई थी, ना ही कोई नई स्किल्स सीख पाई थी। यही वक्त था कि घर पर अकेले रहने की वजह से विशाल को उसके करीब आने का मौका मिला था और उसने उस धोखेबाज इंसान पर भरोसा कर लिया था। उस समाज जाती है कि ये सब कुछ उसके साथ उसकी सौतेली मां और बहन का ही किया धरा था। हालांकि अब तो उसे थोड़ा थोड़ा अपने पापा पर भी शक हो रहा है, लेकिन वो शक जाहिर करके खुद के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी। वह बिना किसी की नजर में आए वह दवाई फेंक देती है और पानी पी लेती है। उसके बाद वो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तभी उसकी बहन जानवी अपनी झूठी मुस्कान के साथ अनाया की फिक्र करते हुए पूछती है, क्या आप ठीक हो दीदी? आपको अपनी चोट पर ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? आप आराम करें। उसी वक्त विशाल भी उसके पास आता है और कहता है, जानवी ठीक कह रही है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अनाया भी अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान के साथ कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, और जम्हाई लेते हुए कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा सोना चाहती हूं। इतना बोलकर वो लेट जाती है और उसकी बहन जानवी और विशाल वहां से चले जाते हैं। बाहर जाते वक्त जानवी के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल होती है। वह मन ही मन कहती है, अब तुम्हें पूरी जिंदगी इतना ही बीमार रहना है अनाया, और जो कुछ भी तुम्हारा है वह अब सब कुछ मेरा हो जाएगा। बोलकर वह प्यार से विशाल का हाथ पकड़ती है और विशाल से चापलूसी करते हुए कहती है, चलो विशाल, हम चलते हैं, कहीं बाहर खाना खाने मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है। विशाल भी प्यार से पूछता है, ठीक है, तुम बताओ कहां जाना चाहती हो? जानवी खुश होते हुए कहती है, जहां तुम ले जाओ, और उसका हाथ को और ज्यादा टाइट से पकड़ लेती है। क्या अनाया इस जन्म में हर साजिश से बच पाएगी? और क्या वह इस जन्म में खुद को सुरक्षित रख पाएगी? क्या होगी अगली थानवी की चाल अनाया को हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए?
दूसरी ओर कमरे में बैठी हुई अनाया सोच रही थी कि वह किस तरह इन सब से बाहर निकले और यहां से दूर जाइए, क्योंकि वह इन लोगों के साथ रहकर तो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। यह लोग हर वक्त उसके लिए कोई ना कोई साजिश करते रहेंगे और वह सिर्फ उसे बचने के बारे में सोचती रहेगी, जिसकी वजह से वह खुद में इंप्रूवमेंट नहीं ला पाएगी। तभी उसे कुछ याद आता है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। इसे पिछले जन्म का एक इंसिडेंट याद आता है और वह खुद को बचाने की तरीके के बारे में सोच लेती है। उसके बाद वह अपना हाथ आगे कर कहती है और रेम से कहती है, रेम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके हाथ में बंधे हुए गैजेट से आवाज आती है, मैम कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अनाया कहती है, रेम, तुम इस हॉस्पिटल के डेटाबेस को हैक करो और मेरी न्यू लेटेस्ट रिपोर्ट में कुछ बदलाव कर दो। रेम कहता है, मैम आप किस तरह का बदलाव करना चाहती है? अनाया कहती है, रेम, तुम इस रिपोर्ट में यह लिख दो कि मुझे एक खास किस्म की स्किन डिजीज है जिसका नाम ब्लूबेरी सेंटोसिस है और जिसकी मैं फर्स्ट स्टेज पर हूं। और मेरा एक और काम करो दो, जाकर नेट पर एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करो जिसके अंदर इस डिजीज के बारे में कुछ लिखे हुआ एक ब्लॉग रख दो और इसके इलाज की जगह माउंट आबू के बर्फीले गांव में रखना। रेम पूछता है, मैं आप ऐसा क्यों करना चाहती है? अनाया कुछ सोचते हुए कहती है, क्योंकि मैंने उस गांव के बारे में सुना है। वहां पर कहीं भी नेटवर्क नहीं आता है और ना ही कोई इतनी जल्दी वहां आ जा सकता है। मैं यहां से दूर जाकर अपने करियर के बारे में फोकस करना चाहती हूं, इसलिए मुझे इन लोगों से दूर जाना होगा और मेरे लिए जाने के लिए वह सबसे अच्छी जगह है। रेम बिल्कुल वैसा ही कर देता है जैसा करने के लिए उसे अनाया ने कहा था। 2 दिनों के बाद अनाया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन अब तो उसे वह घर काटने को दौड़ता था, क्योंकि उसे लगता था यहां हर जगह सिर्फ उसकी मॉम के कातिल ही नजर आ रहे हैं। वह जल्द से जल्द उस जगह को छोड़कर जाना चाहती थी और हुआ भी वैसा। उसके डैड और डॉक्टर की मीटिंग रखी गई, वह भी उसके घर पर ही रखी गई थी। अनाया उन लोगों की बात छुपकर सुन रही थी। डॉक्टर कहते हैं, आपको कुछ भी करके अनाया को यहां से भेजना ही होगा। तभी अनाया की सौतेली मां कहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर वह यहां से चली गई तो उसके नाम जो यह जायदाद थे वह भी उसके साथ चली जाएगी और हम फिर उस पर काबू नहीं कर पाएंगे। वह डॉक्टर कहता है, लेकिन आप बात की गंभीरता को नहीं समझ रही है। अगर वह यहां रही और वह डिजीज ज्यादा फैल गया तो आप में से कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है और आप सब के सब बीमार पड़ जाओगे। अभी वह डिजीज फर्स्ट स्टेज पर है तो आप उनका इलाज कर सकते हैं। हालांकि इसका इलाज काफी लंबा है। अनाया को कुछ सालों तक घर से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन आप सबकी इसी में भलाई है। अनाया की मॉम कहती है, लेकिन हम उसे भेज कहां रहे हैं? वो डॉक्टर कहते हैं, अब तक इस डिजीज का सिर्फ एक ही इलाज है, वह भी दूर दराज एक छोटे से गांव में, और अनाया को वहीं पर रहना होगा। वहां जाना भी आसान नहीं है। अनाया की मां कहती है, क्या वहां पर अनाया अकेली ही रहेगी? वह डॉक्टर कहता है, नहीं मिसिस कपूर, वहां पर वह अकेली नहीं होगी। वहां पर काफी सारे लोग होंगे जो उसी की तरह वहां पर इलाज करवा रहे होंगे और वहां पर अनाया को एक साधु की तरह ही रहना होगा। यह सुनकर अनाया की सौतेली मां कहती हैं, साठी के बाद तो ठीक है, उसका मतलब वहां पर वह किसी से प्यार नहीं कर सकती। अनाया की सौतेली बहन कहती है, साठी के बाद तो आप उसे वहीं पर भेज दीजिए। वहां पर वह साधुओं की तरह रहेगी और उसे दुनिया के बारे में कुछ और पता नहीं होगा। हमारे लिए वहां से वापस आने के बाद उसे बेवकूफ बनाकर विशाल से शादी करवाना आसान हो जाएगा। यह सुनकर अनाया के पापा कहते हैं, ठीक है, तो हम अनाया को वहीं पर भेज देंगे। अनाया अभी भी बाहर खड़ी हुई इन लोगों की बातें सुन रही थी। इन लोगों की बातें सुनकर उसकी रही सही उम्मीद भी टूट गई थी। उसकी सारी उम्मीद उसके पापा ने आज खत्म कर दी थी। वह समझ गई थी कि उसके पापा उसे प्यार नहीं करते और वह भी उन्हीं लोगों के साथ मिलकर उसे मारना चाहते थे। आज से अनाया डिसाइड कर चुकी थी कि वह सिर्फ अपनी मॉम के लिए जाएगी और उसी के सपनों के लिए जिंदा रहेगी। यही सोचते हुए वह कमरे में चली जाती है।
दूसरे दिन सुबह अनाया के पापा अनाया के पास आता है और उस वक्त अनाया गार्डन में बैठी हुई थी। वह उसके पास आकर कहते हैं, बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। अनाया तो पहले ही समझ चुकी थी कि वह क्या बात करने आए थे, लेकिन फिर भी वह एक्टिंग करते हुए कहती है, पापा, कहीं ये ना आपको क्या बात करनी है। अनाया के पापा कहते हैं, बेटा, तुम्हें एक खास तरह की बीमारी है जिसके इलाज के लिए तुमने यहां से दूर जाना होगा। अनाया मासूम सी शक्ल बनाकर उदासी भरी आवाज में अपने पापा से कहती है, नहीं बाबा, मैं यहां से दूर नहीं जाना चाहती। यहां पर आप सभी लोग हैं ना। अनाया के पापा भी एक्टिंग करते हुए अनाया के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हारा इलाज यहां नहीं हो सकता। मैंने डॉक्टर से पहले ही पूछ लिया है। अगर हो सकता तो मैं तुम्हें खुद से दूर थोड़ी ना जाने देता है। यह सुनकर अनाया के दिल में एक टीस सी उठती है कि उसके पापा और कितनी एक्टिंग करेंगे। अब तो वह अपने पापा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए वह अपनी आवाज धीमी करते हुए कहती है, ठीक है पापा, जैसा आप कहे। फिर वो पूछती है, कब जाना है मुझे। अनाया के पापा कहते हैं, तुम कल ही निकल जाओगी और तुम्हें छोड़ने के लिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अनाया कहती है, नहीं बाबा, मैं कोई बच्ची नहीं रही। आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे साथ ड्राइवर को भेज दीजिए, वह मुझे छोड़ आएगा। अनाया के पापा कहते हैं, क्या तुम सच में अकेली चली जाऊंगी। अनाया कहती है, हां पापा, आपने अभी अभी उस जगह का नाम बोला, वह काफी दूर है और आप खाम खा इतना वक्त क्यों जायर कर रहे हो। मैं चली जाऊंगी और वैसे भी मुझे सिर्फ स्किन डिजीज है और वह कोई इतना खतरनाक बीमारी भी नहीं है जिसकी वजह से मैं अकेली ना जा पाऊं। कुछ सोचते हुए अनाया के पापा कहते हैं, लेकिन वह जगह कैसी है, वह देखने के लिए तो मुझे आना होगा ना। अनाया कहती है, अगर वह जगह मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, अब बस मेरा वहां रहने का इंतजाम करवा दीजिए। वह तो आप फोन से भी करवा सकते हैं, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। अनाया के पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं करवा देता हूं। उसी दिन शाम को अनाया अपने सारा सामान पैक कर लेती है। तभी उसे मिलने के लिए विशाल आता है। विशाल कहता है, ठीक है, तुम्हें अंकल को तो मना कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। यह सुनकर अनाया के दिल में दर्द सा होता है और वो विशाल से कहती है, नहीं विशाल, तुम मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। विशाल उसका हाथ पकड़ के कहता है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अनाया, काम से कम तुम मुझे तो अपने साथ लेकर चलो। अनाया कहती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहती, बस मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। अगर तुम मुझे वाकई ही छोड़ने आना चाहते हो तो सिर्फ एयरपोर्ट तक छोड़ देना, उसके बाद वापस घर चले जाना। मैं अपना इलाज करवा कर वापस आऊंगी, हम वापस तब मिलेंगे। विशाल अनाया से कहते हैं, क्या तुम सच में मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। अनाया कहती है, हां विशाल, मैं अकेले ही जाना चाहती हूं। अनाया की जिद पर विशाल उसे कुछ नहीं कहता और वह उसको अकेले जाने देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही विशाल अनाया से मिलकर बाहर निकलता है। पास के कमरे से अनाया की सौतेली बहन जानवी निकलती है और वह विशाल को गर्दन से पकड़कर अपनी ओर खींचती है और दीवार से लगाकर एक पैसनेट किस करती है। अनाया अपने कमरे में पानी ना होने की वजह से पानी लेने के लिए बाहर जाने के लिए निकली ही थी कि उसे जानवी और विशाल की ऐसी इंटीमेट पोजीशन दिखाई दे गई है। अनाया वहीं पर छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगती है। जानवी किस करने के बाद विशाल से पूछती है, क्या सच में तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। विशाल उसे घुमाकर वापस दीवार पर लगाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुमने ही तो मुझे फोन करके बुलाया था मुझे यहां पर अपनी बहन को मस्का लगाने के लिए, वरना तुम तो जानती हो मैं उस जैसी डाउन मार्केट लड़की को देखने में भी मुझे बिल्कुल अजीब लगती है और जिसके पास कोई ड्रेसिंग सेंस तक नहीं है, मैं उसे पसंद करूंगा। यह सुनकर जानवी खुश होकर विशाल को एक डिप और लंबी किस करती है। विशाल कहता है, मुझे सिड्यूस मत करो जान, तुम जानती हो तुम्हारे आगे मैं खुद को बहुत मुश्किल से काबू कर पाता हूं। क्या अनाया इन सबसे दूर हो पाएगी और वहां से दूर जा पाएगी। जानवी और विशाल का साथ देख अनाया क्या करेगी।
जानवी उदास होकर अपनी सेडक्टिव आवाज में विशाल से कहती है, तुम्हें कब तक अनाया से प्यार का नाटक करना पड़ेगा? विशाल कहता है, जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक। इतना बोलकर वो उसे एक किस कर लेता है और कहता है, मुझे अब जाना होगा, हम दोनों को कोई देख लेगा। दरवाजे के पीछे छुपी हुई अनाया यह सब कुछ देखकर खुद को ही कोसती है कि वह कितनी बेवकूफ थी, जो पिछले जन्म में इस कैरेक्टरलेस आदमी से उसने क्यों प्यार कर बैठी। अनाया मन ही मन सोचती है, जितना चाहो उतना धोखा दे दो, मैं तुम लोगों से बदला जरूर लूंगी। यही सोचकर वह वापस कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन अनाया अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाती है। उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए उसके पापा और विशाल आए थे। एयरपोर्ट पर अनाया के पापा और विशाल दोनों ही उसे फ्लाइट में बिठाते हैं और जाते हुए दुखी होने की बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हैं। अनाया यह सब कुछ देखकर मन ही मन चीढ़ रही थी, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं और फ्लाइट में बैठ जाती है। फ्लैशबैक खत्म। तभी अपने प्राइवेट प्लेन में बैठी हुई उस लड़की के पास उसकी असिस्टेंट आती है और उसे बताती है कि मैडम, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ये बात सुनकर वह लड़की अपनी नजरें उठाकर उस लड़की की ओर देखती है और वापस प्रेजेंट में आ जाती है। अब तक तो आप लोग जान ही चुके होंगे यह लड़की कौन है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि अनाया कपूर है। हालांकि अनाया के कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन उसकी असिस्टेंट रेशमा शर्मा काफी अच्छी दोस्त थी, क्योंकि जब से अनाया यह सब कुछ छोड़कर फॉरेन गई रही, वो तब से ही उसके साथ थी। अनाया रेशमा पर काफी भरोसा भी करती थी, क्योंकि अनाया ने ही रेशमा की जान उन गुंडों से बचाई थी जब उसके खुद के परिवार ने उसे पैसों के लिए बेच दिया था। रेशमा तभी से अनाया के साथ है और वह अनाया को अपनी बहन मानती है। रेशमा ने अपनी पढ़ाई अनाया के साथ रहकर ही की है। अनाया जानती थी कि रेशमा काफी टैलेंटेड लड़की है, इसीलिए अनाया उसे हर वक्त अपने साथ रखती है और वह अनाया को धोखा नहीं देगी, इसीलिए अनाया पर भरोसा भी करती थी। वह लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलकर एक कार में बैठते हैं। कार के अंदर जाने के बाद अनाया की असिस्टेंट रेशमा उसे कहती है, मैडम, हमारा यहां आने का प्लान 1 साल के बाद का था। आप यहां इतनी जल्दी क्यों आ गई? यहां तक कि हमारी हॉस्पिटल की सबसे बड़ी ब्रांच यहीं पर है, लेकिन आप फिर भी यहां पर कभी उसकी विजिट के लिए भी नहीं आई, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? यह सुनकर अनाया कुछ सोच में डूब जाती है और अनाया कुछ साल पहले की बातें याद करती है। फ्लैशबैक। तकरीबन 2 साल पहले अनाया एक खास ऑपरेशन के लिए चंडीगढ़ के एक पहाड़ी इलाके में गई थी। वहां पर एक अमीर कपल अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आया था। वह काफी बड़ी उम्र के थे जब वह कपल वापस लौट रहे थे। तब एक सुनसान पहाड़ी इलाके में कुछ गुंडे उस कपल का एक्सीडेंट करके उसे मार डालना चाहते थे। अनाया भी अपना काम खत्म करके वहीं से निकल रही थी। अनाया ने उस कपल को बचा लिया और अपने साथ लेकर चली गई। अनाया ने ऐसा इसलिए किया था कि वह उस कपल में से उस औरत को पहचानती थी। वह औरत उसकी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त थी और अनाया को लगता था कि उसे उसकी मॉम के बारे में इस आंटी से जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। और उसे पिछले जन्म की कुछ यादें भी याद आती हैं कि कैसे उसकी मॉम किसी पर भी यकीन नहीं करती थी। लेकिन जब वह इस आंटी से मिलने के लिए जाती थी, तब उसकी मॉम ने एक बार उसे कहा था, अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कंपोनेंट प्लेसमेंट, तुम अकेली हो और तुम किसी पर भी यकीन नहीं कर पा रही हो, तो तुम इस आंटी के पास आ सकती हो, यह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। उसके बाद अनाया सोचती है कि इन्होंने मेरी इस मॉम की काफी मदद की थी और अनाया ऐसे किसी इंसान को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी जो उसकी मॉम के लिए काफी मायने रखता था और जिस लोगों ने उसकी मॉम की कभी मदद की थी। अनाया उन लोगों को भले ही अपने साथ ले गई थी और उनका इलाज कर रही थी, लेकिन उन दोनों में से एक कोमा में चला गया था। उसके बाद वह लोग उसी के साथ रहने लगे और दुनिया के लिए वह लोग मर चुके थे। उसकी एक वजह थी कि इन लोगों के बहुत सारे दुश्मन थे और उस आंटी ने कहा था कि अगर वह दुनिया के सामने आई तो उसके बेटे के लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी और जब तक उसके हस्बैंड ठीक नहीं हो जाते तब तक वह दुनिया के लिए मरे हुए ही रहना चाहते थे। और आज अनाया का यहां आने की वजह भी यही थी
क्योंकि अनाया ने जब उस आंटी की डिटेल निकलवाई थी तब उसे पता चला था कि उस आंटी का नाम सीमा रावत और उस अंकल का नाम राजीव रावत है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम हर्षवर्धन रावत है। अनाया जब उसकी फोटो देखती है तो वो चौंक जाती है। वो चेहरा अनाया ने पहले भी देखा था। उसे देख अनाया की आंखों में चमक आ गई क्योंकि वह इस इंसान को अनाया पहचानती थी। यह वही इंसान था जिसने उसकी जान 7 साल पहले जान बचाई थी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाकर चला गया था। हालांकि यह बात अनाया खुद नहीं जानती थी कि वह उस इंसान को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी जिसमें उसकी जान बचाई थी, क्योंकि उस इंसान की वजह से आज उसे वापस जीने का और अपनी मॉम के कातिलों से बदला लेने का मौका मिला था। और अगर जरूरत पड़ती तो वह उस इंसान के लिए कुछ भी कर सकती थी। इतना ही नहीं, जब से उसे पता चला था कि सीमा रावत का बेटा हर्षवर्धन रावत है, तब से वह छुपकर उसकी कभी कभार मदद भी कर दिया करती थी, क्योंकि हर्षवर्धन रावत के बहुत सारे दुश्मन थे और उसमें से ही आज हर्षवर्धन रावत को एक लड़की फंसाने वाली थी। और अगर वह कामयाब हो जाती तो वह हर्षवर्धन की दुनिया बर्बाद कर देगी, क्योंकि अनाया पिछले जन्म की यादों से यह जानती थी कि हर्षवर्धन इसके बाद डिप्रेस हो चुका था और वो कुछ सालों में ही बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। और अनाया नहीं चाहती थी कि जिसने उसकी जिंदगी बचाई उसके साथ कुछ भी गलत हो। हालांकि वह बहुत स्ट्रांग इंसान था, लेकिन जब से उसके मोम डैड उसकी जिंदगी से गए थे तब से ही वह काफी डिप्रेशन और परेशान रहने लगा था। हर्षवर्धन अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि सीमा रावत और राजीव रावत मर चुके हैं, लेकिन हर्षवर्धन आज भी यह मानने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए आज भी उसने अपने कुछ लोग उसकी मॉम डैड की खोज के लिए रखे हुए हैं। अनाया जानती थी कि हर्षवर्धन अपने पेरेंट्स मॉम डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जैसे वह खुद अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और अभी भी हर्षवर्धन अगर किसी पर भरोसा करता था तो वो सिर्फ उसकी दादी है। उसके बाकी सारे परिवार वाले तो हर्षवर्धन से सिर्फ उसकी जायदाद पाना चाहते हैं। वह तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि कब हर्षवर्धन उसके रास्ते से हट जाए और वह लोग रावत खानदान की जायदाद पर कब्जा कर सकें। और हर्षवर्धन के पेरेंट्स पर भी अटैक उसी के परिवार वालों ने किया था। यही वजह थी कि हर्षवर्धन की मॉम ये नहीं चाहती थी कि वह लोग वापस लौटे और हर्षवर्धन के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करें। वह जानती थी कि अगर वह लोग वापस लौटे तो हर्षवर्धन उसके पापा को नहीं बचा पाएगा। वह लोग किसी ना किसी बहाने से उसके पापा को मार ही देंगे, क्योंकि वो कोमाम थे। और हर्षवर्धन पूरी जिंदगी इसी गिल्ट में रहेगा कि वह अपने पापा को नहीं बचा पाया। हर्षवर्धन के पेरेंट्स यह सारी बातें पहले से ही जानते थे, लेकिन वह लोग अपनी फैमिली को बहुत मान देते थे। इसीलिए वह उन लोगों के सामने कोई एक्शन नहीं लेते थे। और इसी वजह से बचपन में जब हर्षवर्धन पर 1-2 बार अटैक हुआ तो उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे फॉरेन पढ़ने के लिए भेज दिया। फ्लैशबैक खत्म। तभी कार में उसकी असिस्टेंट रेशमा अनाया को बुलाती है और कहती है, मैडम कहाँ खो गई आप? अनाया होश में आते हुए कहती है, वह सारा सामान कहां पर है जो मैंने मंगवाया था? अनाया की असिस्टेंट रेशमा उसे एक पेयर बैग देते हुए कहती है, मैडम सारा सामान इसी में है। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है, मैडम एक बार आप फिर सोच लीजिए, क्या आप वाकई में उन लोगों के सामने जाना चाहती हैं? अगर आप उनकी मदद ही करना चाहती हैं तो आपकी जगह पर यह काम कोई और भी कर सकता है। अनाया अपनी चेहरे पर में बिना किसी एक्सप्रेशन से कहती है, इस काम के लिए मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। यह काम मुझे ही करना होगा। इतना बोलकर वह पेपर बैग ले लेती है और अपने असिस्टेंट रेशमा से कहती है, यह काम खत्म होने के बाद हम लोग मेरी मां की घर पर चलेंगे। असिस्टेंट रेशमा एक होटल के बाहर कार रोकती है और अनाया वहां के चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेती है और फिर वहां से निकल जाती है। क्या इतने सारे अचीवमेंट के साथ अनाया अब अपनी मां के कातिलों से बदला ले पाएगी? और क्या हर्षवर्धन रावत का अनाया की जिंदगी में आने से कोई फर्क पड़ेगा अनाया पर?
अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।